Morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today we are going to complete our Consumer Protection Act, students. So make sure that you also revise Consumer Protection Act as we have done in class. So make sure that COPRA is clear to you totally. So as you can see, this is PPT number 4 and in the last session, we completed most of the topics of Consumer Protection Act and today only 2 topics are left and then we'll be done with this, right? So Consumer Protection Act में अभी कोई बोले कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, तो आपको पता है कि क्वेश्चन देखे गए हैं इस चैप्टर में से, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं और अच्छे से पढ़ के जाने हैं सो दैट हमें अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? These PPTs as PDFs are given to you, so it becomes very easy for you to revise and to learn, right? चलिए देखिए, I can make you understand, I can make you know everything about what is written, make you explain, make you understand everything, but learning portion तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती. इनफैक्ट लर्निंग भी कुछ चीज़ों की मैं आपको करा सकती हूँ, पर राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर सकती, तो वो आपको करना पड़ेगा. और इन 2 चीज़ों के बिना आपका कंप्लीशन नहीं होगा, आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं होगा एग्जाम से पहले. सो प्लीज मेक श्योर. एंड जस्ट बिफोर एग्जाम रोने का भी फायदा नहीं है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अपना, और जो आपका एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन और फोकस लेवल एग्जाम से जस्ट पहले होता है, उसको शुरू से मेंटेन करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्स में. अगर आप नहीं करेंगे, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे, देन डेफिनेटली एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी 100%, राइट? चलिए, सो कोपरा हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट कर लिया. लास्ट क्लास में हमने मीडिएशन के बारे में बात करी थी. मीडिएशन कैन बी मे बी इनिशिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन द्वारा मीडिएशन इनिशिएट करी जा सकती है. सेटलमेंट प्रोसीजर बात करी थी. प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बात करी हमने. वी टॉक्ड अबाउट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर, ये हमने बातें करी लास्ट क्लास में. We talked about offenses, penalties. Students, I also advised you that please do remember the offenses, penalties. देखिए, याद पेनल्टीज हर एक्ट में दी गई हैं, लेकिन उनको याद करने का आप तभी याद कर सकते हैं जब आप उसको टाइमली रिवाइज करते रहें, 1-2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करें, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा. उसके बाद ई कॉमर्स से आज हमें स्टार्ट करना है. तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज ई कॉमर्स, जैसे आपको दिख रहा है. और एक और टॉपिक है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स, ये 2 टॉपिक्स हैं. तो ये दोनों टॉपिक्स में काफी बातें सिमिलर भी करी गई हैं. लर्न करना चाहें तो बहुत स्मार्ट वे से लर्निंग कर सकते हैं. मुश्किल आपको नहीं लगेगा अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे तो. देखो, ये क्या होता है ना, कुछ चीजें होती हैं थोड़ी सिमिलर साउंड करती है, अगर आप उनको समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको. अगर आप एक बात चीज समझ रहे हो तो उसको लर्न करने में दिक्कत नहीं होती है. लर्न करने की दिक्कत तब आती है जब हमें चीज समझ में नहीं आती है. हम बस क्रैमिंग कर रहे हैं, रट रहे हैं और स्टोरी बना रहे हैं बस रटने के लिए. जब आप कोई चीज कोर बेस से समझ लेते हो तो फिर आपको वो चीज को, जो चीज समझी हुई है, उसको लर्न करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप एक परसीव कर लेते हो सिचुएशन कि हाँ ये ऐसा है तो ये ड्यूटी होनी चाहिए ई कॉमर्स एंटिटी की, क्योंकि हमें पता है ई कॉमर्स एंटिटी क्या है जो अभी हम करने वाले हैं, तो इसकी ये ड्यूटी बनती है ना. Being you in a situation, knowing the practical world, it is easy for you to understand and learn also, right? Provided focus जरूरी है, provided समझना जरूरी है. समझेंगे नहीं तो लर्न भी नहीं होगा, लर्न नहीं होगा तो लिख नहीं पाएंगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, और फिर आपको पता है आप रोएंगे, फिर बोले ICSI पे ब्लेम करेंगे, ICSI ने पेपर गंदा बनाया, ICSI CS करना बहुत मुश्किल है, बस हमसे पूछो हम क्या कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे दुख दर्द पीड़ा तुम्हारी बाहर आ जाएगी. सो आज का यही एडवाइस है, अच्छे से पढ़ो, फोकस से पढ़ो और टाइमली रिवाइज करते रहो. जनवरी, इसका मतलब ये नहीं कि जून बहुत दूर है, अभी जनवरी से जून कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. लेट्स फोकस. सो ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो गुड्स और सर्विसेज तो शुरू से बात करते आए हैं कि गुड्स और सर्विसेज में कोपरा डील करता है. नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज में भी डील करता है. सो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बाइंग or selling goods or services including digital products over digital electronic network like software बेच दिया. तो digital network से भी
बने हुए गुड सर्विस को बेचना, या सपोज जो चीज मैं फिजिकल मार्केट में नहीं बेच रही हूँ पर ऑनलाइन बेच रही हूँ, सो दैट इज ई कॉमर्स, राइट। अभी ई कॉमर्स की बात करी जाए तो वी आर सो सराउंडेड बाय ई कॉमर्स, लाइक डे नाइट। सुबह हमारी नींद खुलती है हम जेप्टो करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, रात तक होते होते हम जोमेटो पे आ जाते हैं, बीच में हम अपना बिल पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम से, एंड उसके बाद अमेजोन से हम कुछ ना कुछ अपनी चीजें ऑर्डर कर रहे होते हैं। सो राउंड द क्लॉक, आई मीन पूरे दिन में एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कर ही लेते होगे, है ना। तो सोचो हम कितना, वी आर सो सराउंडेड बाय ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स एंटिटीज, राइट। सो ई कॉमर्स इतना जरूरी है। तो ई कॉमर्स को लेके हमारे देश में आईटी लॉ है, आईटी एक्ट 2000 है, और कोपरा में ई कॉमर्स का क्या स्कोप है और ई कॉमर्स में कोपरा में क्या क्या बातें करी गई हैं वो हम आज की क्लास में बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब तो हमको समझ में आ गया दैट ई कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, राइट, इंक्लूडिंग एनी डिजिटल प्रोडक्ट ऑल्सो। Scope and applicability of consumer protection e-commerce rules 2020। सो ई कॉमर्स से रिलेटेड 2020 में रूल्स भी आए हैं, तो वो उनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है, मतलब ई कॉमर्स के जितने भी रूल्स आप आगे पढ़ोगे, आप प्रोविजंस पढ़ोगे, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। पहला तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, जो भी गुड्स बाय करे जाते हैं, सेल करे जाते हैं ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, राइट। डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली कुछ गुड्स को बेचना। अभी देखो एक प्रोडक्ट है, सपोज एक ये टच पेन है, अब मैं इसको एक शॉप ओपन करके बेचूं, दैट इज नॉट ई कॉमर्स, बट यही पेन अगर मैं ऑनलाइन बेचूं, दैट इज ई कॉमर्स। ऑल मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग मार्केट प्लेस, इन्वेंट्री मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स इज, उसके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कि आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या है, ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया। एंड ई कॉमर्स वाले जो भी डिजिटली गुड्स को बेचते हैं उनके पास इन्वेंट्री भी होता है, तो ये रूल्स इन्वेंट्री पे भी लग रहे हैं। मार्केट प्लेस जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उस पे भी लग रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मतलब दोस एप्लीकेशंस एंड एप्स जो होते हैं, योर सोशल मीडिया, दैट इज अ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। फिजिकल दुकान तो नहीं है ना। All e-commerce retail, including multi-channel, single brand retailers and single brand retailers in single और multiple formats। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप एक ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे रिटेलर हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखते हैं, या फिर एक सिंगल रिटेलर है जो ऑनलाइन गुड्स बेचते हैं, दोनों के ऊपर ये रूल्स लगेंगे। ऑल फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑन ई कॉमर्स, उस पे भी रूल्स लगेंगे, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं, आप गुड्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आपके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के नहीं इग्नोर हो जाएगा या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, सब कुछ होगा। तो कह रहे हैं ई कॉमर्स सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन बेचना होता है, या फिर डिजिटल, दैट इंक्लूड्स डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ई कॉमर्स रूल्स 2020 है कोपरा में, वो किस किस के ऊपर लग रहा है, गुड सर्विसेज के ऊपर लग रहे हैं, सारे इन्वेंट्रीज या आपके जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है उस पर लग रहे हैं, आप ऑनलाइन रिटेलर है, चाहे मल्टी प्रोडक्ट्स रखते हैं या सिंगल रिटेलर है, उनके ऊपर भी रूल्स लग रहे हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे भी आपको रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। Now we want to know what are the duties of e-commerce entities. So firstly, what are e-commerce entities? ई कॉमर्स तो हमें समझ में आ गया। एंटिटीज, ई कॉमर्स एंटिटीज क्या होता है? वैसे एंटिटी शब्द सुन के ना मुझे कुछ ध्यान आ गया, बाद में बताऊंगी। ई कॉमर्स एंटिटी क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेजेस। ओन्स मतलब खुद का है उसका, या तो ऑपरेट कर रहा है या सिर्फ मैनेज कर रहा है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स क्या होता है वो तो हमें पता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर नेटवर्क, ओवर डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन। तो गुड्स को खरीदना बेचना ई कॉमर्स होता है, ठीक है। और वो इंसान जो इस चीज को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या ओन भी कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? ई कॉमर्स एंटिटी। But does not include a seller offering goods or services for sale on a marketplace e-commerce entity। तो ये कह रहे हैं does not include a seller offering his goods or service for sale on a marketplace or e-commerce entity। जैसे देखो एक पर्सन है, इसकी एक ऐप है, ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन है, उस पे ना ये गुड्स बेचते हैं, ठीक है,
पर ये गुड्स जो है ये इनसे लेकर किसी को बेच रहे हैं, तो अभी ये इंसान तो ऑनलाइन नहीं बेच रहा, इसके गुड्स जा रहे हैं, तो ये इस इंसान की कुछ ड्यूटीज मानी जाएगी क्योंकि ये ई कॉमर्स एंटिटी है। दिस पर्सन मिस्टर ए, चलो ये इसको ए ले लेते हैं, ए जो है मिस्टर ए क्या है, ई कॉमर्स एंटिटी, क्योंकि इसका मार्केट प्लेस है, इसका ऐप है और ये गुड्स को बेच रहा है ऑनलाइन। ठीक है, अब ये गुड्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। अभी आप एक बात बताओ, अभी आप कितनी चीजें देखते हो कि ऑनलाइन बिक रही है, एवरीथिंग यू नो, बहुत जगह स्कैम भी होता है, मेरे साथ तो खुद को हो चुका है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट था एंड वहां पे देयर वाज अ लेडी एंड शी वाज सेलिंग क्लोथिंग अपैरल्स, सो आई लाइक्ड वन अपैरल लॉट, तो मैंने उनको क्वेरी भेजा प्राइस के लिए एंड शी सेड फॉर 3100, I really liked it। फिर मैंने उनको क्वेरी करा अबाउट द साइज एंड एवरीथिंग, फिर उन्होंने कहा यस आई गिव यू माय स्कैनर एंड ये वो, तो मैंने कहा टेक इट्स कैश ऑन डिलीवरी। शी वाज लाइक नहीं सीओडी नहीं है, आपको नहीं लेना तो आप मत लीजिए, इट्स ओके। यू नो ऐसा कॉन्फिडेंस शो करते हैं ना स्कैमर्स, मन करता सामने आ जाए मुंह तोड़ दो। एंड देन पैसे ट्रांसफर करे और मैं ब्लॉक हो गई। तो मतलब मुझे ये बहुत बड़ा एक लूपहोल भी लगता है, दिस इज समथिंग रॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेमेंट गेटवे है, सिंस ये स्कैमर जो ये स्कैनर यूज कर लेते हैं कि भाई इसको स्कैन करिए एंड पेमेंट हो जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देम। अगर मैं आपको स्कैनर दिखा के कोई पेमेंट ले लूं आपको और मैं गायब हो जाऊं, तो आपको मेरे को ना लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मेरा कोई घर का एड्रेस, कोई फोन नंबर, ऐसा कुछ खास पता चलता नहीं है और लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज सच अ बिग थिंग। आप सोचो अब 2000-3000 के लिए मैं कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर रही, मैं कुछ यू नो एक गलत रिव्यू डाल दूंगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकती हूँ। यू नो आप समझिए कि ये कितना बड़ा मार्केट है स्कैमर्स का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके ये लोग लोगों से चाहे 500 रुपए ठग रहे हैं, वो इंसान भी फिर सबक ले लेता है, बस फिर कुछ करता नहीं है, इनिशिएटिव नहीं ले पाता, राइट। जैसे मैंने सबक ले लिया कि हाँ भैया अब ये मैं आगे से आज के बाद नहीं करूंगी, मतलब किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं ऑर्डर नहीं करूंगी, सबक ले लिया मैंने। वो सबक मेरे को 3000 रुपए पड़ा, लेकिन मेरे को सबक मिला, लेकिन आप उस चीज को आगे बढ़ाते नहीं हो, है ना। दिस इज समथिंग अ वेरी बिग थिंग। चलिए क्या कर सकते हैं, अब आगे देखिए। डज नॉट इंक्लूड अ सेलर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन मार्केट प्लेस। तो ड्यूटीज, ई कॉमर्स एंटिटी की ड्यूटीज देखते हैं। ई कॉमर्स एंटिटी, when an e-commerce entity is a company incorporated under Companies Act 1956 or Companies Act 2013 as the case may be, ठीक है, और a foreign company covered under clause 42 of section 2 of Companies Act 2013 और office branch और agency outside India owned or controlled by person resident in India, ठीक है, जो फेमा एक्ट में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले तो देखिए कि अगर आप एक ई कॉमर्स एंटिटी, आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट, या वो कोई फॉरेन आपकी ब्रांच है लेकिन इंडिया के बाहर है बट ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आप ई कॉमर्स एंटिटी हैं। तो आपको ना क्या करना है, यू शैल अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर। Nodal officer student is the one who is working as an interface, जैसे कंपनी और जो भी आईटी से रिलेटेड लॉज है उसको कंप्लायंस कराते हैं, एज अ अल्टरनेट सीनियर डेजिग्नेटेड फंक्शनरी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया टू एंश्योर कंप्लायंस। ठीक है, अभी मैम कंप्लायंस सुनके तो हमें सीएस याद आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी मेक श्योर दैट ऑल द compliances of all the laws are done, all the laws are compliant with. So who is this? There's a person, the nodal officer, who has a prescribed qualification, who is like working as an interface between a company and the laws which are governed, which are the laws which are governing e-commerce, right? तो जितने भी कानून है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है उसके इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंसेस की ड्यूटी किसके ऊपर होती है, दैट नोडल ऑफिसर। तो अगर आप एक ई कॉमर्स एंटिटी हैं, चाहे आप एक कंपनी है या फॉरेन एंटिटी हैं, आप एक पर्सन क्यों नहीं है, आप अगर एक ई कॉमर्स एंटिटी है तो आपका पहली ड्यूटी बनती है टू अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर और एनी ऑल्टरनेट सीनियर फंक्शनरी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, राइट, who is an Indian resident and who makes sure that all the laws related to e-commerce is complied. Every e-commerce entity shall provide the following information in a very clear and accessible manner on its platform. Platform मतलब
कोई वेबसाइट अगर आपकी, तो आपको वहां पे क्लियरली ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। आप एक ई कॉमर्स एंटिटी है। एक अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लास्ट में दिया होता है ना उनका कॉन्टैक्ट अस, हेड ऑफिस हमारा यहाँ है, ब्रांच ऑफिस यहाँ है, यू नो। तो एक ई कॉमर्स एंटिटी जो ई कॉमर्स कर रही है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। और कोपरा के ई कॉमर्स रूल्स 2020 में भी निकले थे, जो एप्लीकेबिलिटी अभी हम पढ़ के हटे हैं। तो ई कॉमर्स एंटिटीज की कुछ ड्यूटीज बताई गई है। अभी मैम हमें रटना पड़ेगा, ये रटना तो नहीं पड़ेगा, क्रैमिंग करने के फेवर में मैं वैसे ही कभी नहीं होती हूँ, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पहला बोल रहा है कि पहली ड्यूटी है, देखो अंडरलाइन करा हुआ है, नोडल ऑफिसर, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि ई कॉमर्स एंटिटी को आपको एज अ कंज्यूमर नहीं लगता कि हाँ ई कॉमर्स वालों का कोई बिजनेस, मतलब कोई फिजिकल लोकेशन तो नहीं है, सो देयर शैल बी अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर सो दैट कंज्यूमर को पता हो कि हाँ दिस इज अ लेजिटिमेसी। अभी ई कॉमर्स के कितने फायदे हैं ये हमको पता है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। वी हैव अ ड्रॉबैक ऑल्सो। पहले के चोरों को तो चाकू चाहिए होता था, गन चाहिए होती थी चोरी करने के लिए। आजकल चोरों को चाहिए होता है ओटीपी चोरी करने के लिए। सो ई कॉमर्स के बहुत नुकसान भी हैं, फायदे हैं, नुकसान भी है। फायदे फायदे की तरह रहे और इकोनॉमी को फायदा ही मिले, नुकसान नहीं। क्योंकि जब नुकसान होता है ना तो लोगों में डर आ जाता है। देखो अब लोग टेंशन ही रहती है ना। अब देखो अभी हम लोगों को फिर भी पता है ओटीपी शेयर नहीं करना, ये चीजें नहीं करनी, बहुत चीजें पता है, तब भी ऐसी ऐसी चीजों में हम आ जाते हैं कि दैट्स अ ड्रॉबैक। तो हम लोग एक बैकफुट ले लेते हैं। मतलब देखो अभी हम लोग तो फिर भी नहीं लेते, बट इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स और जिनको ये सारी चीजें समझ में आती हैं, सुनने को मिलती हैं कि ओटीपी शेयर मत करो, ऐसा हो जाता है, अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ई कॉमर्स एंटिटीज फ्रॉड होती हैं, तो वो तो वन स्टेप बैक नहीं लेंगे, वो तो 100 स्टेप्स बैक ले लेंगे कि भाई करना ही नहीं, हम तो अपने कैश देने में ही खुश हैं, हमें नहीं करना पेटीएम, राइट। सो विच इज वेरी ट्रू। हाँ, तो अभी ई कॉमर्स को लेके जब इतना बैकलॉग आ जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। सो इसलिए लॉ में बोला गया कि हाँ ई कॉमर्स एंटिटीज को कुछ सावधानी रखनी है ताकि उनका बिजनेस भी आगे फुट फ्रंट पे रहे और फायदा मिले इकोनॉमी को भी और रिटेलर्स बिजनेसमैन को भी, राइट। और जो स्कैमर्स हैं उनको फायदा ना मिल सके। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें एज अ ई कॉमर्स एंटिटी याद रखनी है, राइट। तो देखिए एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इन्फॉर्मेशन? अपना लीगल नेम, जो ई कॉमर्स एंटिटी का है लीगल नेम, प्रिंसिपल ज्योग्राफिक एड्रेस और आपके हेड क्वार्टर का है और ब्रांचेस कहाँ है, ठीक है। अभी देखो कंपनी हो तो तुम्हारा हेड ऑफिस तो होगा ही ना, रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा ही, तो वो सब बताना है, नेम एंड डिटेल्स ऑफ द वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर का, एवरीथिंग। सो यहाँ पे क्या है ना, एक अगर कंज्यूमर है और तुम उससे तुम्हारी सर्विस लेनी है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर सकता है। एक तो आपके लिए भी फायदा है कि आपको लेजिटिमेसी देगा ये, ठीक है। अब बोलोगे मैम फोन नंबर का क्या है, ईमेल का क्या है, तो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं और दूसरा इंसान फायदा उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। लेकिन अगर आपने जो एड्रेस दिया, आपके वहां विजिट कर रहा है वो इंसान, फोन नंबर क्या कॉपी कर लेगा? अगर मेरा फोन नंबर तुम कॉपी करके कहीं डाल दोगे तो फोन तो मुझे ही आएगा ना, यू अंडरस्टैंड। तो चीजें फिर भी लेजिटिमेट हो जाती है। तो ई कॉमर्स एंटिटीज की ड्यूटी है ये, राइट। नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्योंकि आप ये ना सोचें कि आपकी फिजिकल दुकान नहीं है तो आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो भी चीजें इलेजिटिमेट हैं या अनफेयर मानी जाती है एज अ ट्रेड प्रैक्टिस, इवन द ई कॉमर्स एंटिटी कैन नॉट प्रैक्टिस दैट। इफ दे डू तो कोपरा विल impose penalty. When e-commerce entity shall establish an adequate grievance redressal mechanism having regard to the number of grievances ordinarily received by such entity from India, and shall appoint a grievance officer for consumer grievance redressal, and shall display the name, contact details and designation of such officer on the platform. Platform मतलब कौन सा वेबसाइट पे या जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं एज ए ई कॉमर्स एंटिटी, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक रिड्रेसल मैकेनिज्म रखें। रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब हेल्प सेक्शन, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इस हेल्प सेक्शन पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आपको आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कस्टमर केयर मुझे लगता है मिंत्रा का। आई जस्ट लव मिंत्रा, आई एम अ बिग मिंत्रा फैन। मतलब मुझे कुछ भी होता है तो मिंत्रा इज माय, यू नो, आई हैव फाउंड अ वेरी स्पीडी रिड्रेसल मैकेनिज्म इन मिंत्रा। बाकी सबका भी अच्छा हो सकता है लेकिन मैं पर्सनली आई हैव यूज्ड द सर्विस, सो आई नो। सो आई फील एक ई कॉमर्स एंटिटी इस चीज में सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकती है, इस चीज में ही लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकती है। हाउ
how do you trust a e-commerce entity? How do you trust? अभी I am also like I am giving you video online and अभी तो ये तो फ्री की क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, राइट? बट अगर मैं चार्जेबल कर दूंगी, नहीं आप नेक्स्ट क्लास से तो इफ यू पे मी फीस देन ओनली यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, राइट? व्हाट ऑथेंटिकेशन यू हैव कि हाँ मैम सारी क्लासेस हमें दे देगी, है ना? तो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है. सो इफ आई हैव अ गुड बैकग्राउंड, इफ आई हैव अ गुड रिड्रेसल मैकेनिज्म, इफ आई एम लाइक अवेलेबल ऑन माय कॉल एवरी टाइम और माय व्हाट्सएप, आई एम रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज, तो आपका ट्रस्ट आ जाएगा. हाँ मैम रिप्लाई तो करती है, तो नहीं डालेंगी क्लास, हम कॉल कर देंगे मैम को कि मैम क्लास पुट करो, मैम क्लास डालो, आपने क्लास नहीं डाली अभी तक. यू अंडरस्टैंड? आपको पता होगा कि हाँ ये दिस इज द पर्सन, दिस पर्सन स्टेज हियर. वैसे तो ICS है कि मेंबर है, ICS है कि वेबसाइट पे हमारा सब सारा डिटेल्स होता है, बट एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दोस रिड्रेसल मैकेनिज्म शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनी ई-कॉमर्स एंटिटी. Every e-commerce entity shall ensure that the grievance officer, referred in sub rule 4, जो अभी आप ऊपर पढ़े हैं, acknowledges the receipt of any consumer complaint within how many hours? 48 hours. तो यहाँ पे 48 hours में resolve करने की बात करी गई है कि 48 hours में आपको एक dispute का resolution देना है consumer को, because you are a e-commerce entity. Where e-commerce entity offers imported goods or services for sale, it shall mention the name and details of the importer. बड़ी बात देखो क्या होता है ना, ऑनलाइन हमें गुड्स मिल रहे हैं जो इस एंटिटी ने इंपोर्ट करे हैं. जैसे मेरी ई-कॉमर्स एंटिटी है, मैंने गुड्स इंपोर्ट करे और अब मैं आपको बेच रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इंपोर्टर की डिटेल्स दूं सामने वाले को, ठीक है ना? इनफैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से भी कि मैं भी उस चीज को अच्छे से वेरीफाई और चेक कर लूं. कहीं ये ना हो कि मैं कुछ इलीगल गुड्स बेच रही हूँ, या इलीगल तो नहीं मतलब कुछ ऐसे गुड्स बेच रही हूँ जो खुद ही लेजिटिमेट नहीं है, मैं खुद ही गारंटी नहीं दे पा रही हूँ कि हाँ ये ठीक है ये प्रोडक्ट. सो इट्स माय ड्यूटी टू इवन चेक द गुड्स. सो देखो अभी ई-कॉमर्स एंटिटी को लेकर हमने क्या ड्यूटी पड़ी कि पहले तो ई-कॉमर्स एंटिटी तुम लोग सब कुछ बताओ ऑनलाइन, ठीक है? तुम एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करो, अनफेयर ट्रैक प्रैक्टिस मत करो, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए. उसके बाद आपका एक ऑफिसर होना चाहिए जो उसको 48 घंटे में कर दे. उस ऑफिसर की डिटेल्स पूरी होनी चाहिए. इंपोर्टर से कुछ ले रहे हो तो उसकी डिटेल्स भी दीजिए. तो ये सारी ड्यूटीज है. अगर एग्जाम में ड्यूटी आ जाए ई-कॉमर्स एंटिटी की, तो मुझे बताइए कि कहाँ मुश्किल है आपको लिखने की. आपको तो दुआ करनी चाहिए क्या ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, राइट? कि आपके दोस्त ने एक ई-कॉमर्स एंटिटी ओपन करी है, अब आप बताइए कि उसकी क्या ड्यूटी है. Every e-commerce entity shall endeavor on a best effort basis to become a partner in convergence process of National Consumer Helpline of Central Government. तो गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है उसके साथ मिलके अगर आप अपने आप को टाई अप कर देंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा. एक तो आपकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, वेरिफिकेशन आसान हो जाएगी कंज्यूमर द्वारा. तीसरा आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा कंज्यूमर का. No e-commerce entity shall impose cancellation charges on consumer cancelling after confirming purchase unless similar charges are also borne by the e-commerce entity if they cancel the purchase order unilaterally for any reason. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर सपोज आप कंज्यूमर से कुछ भी चार्ज कर रहे हो, अगर उसने प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया, ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर दिया और आप उस पर चार्जेस लगा रहे हो, तो ऐसे ही चार्जेस आपके ऊपर भी लगने चाहिए जब आप अपने एंड से कैंसिल करते हैं प्रोडक्ट्स. तो ये पॉलिसी भी ध्यान देनी ई-कॉमर्स वालों को. वैसे ई-कॉमर्स में कितना मजा आता है ना, हम लोग कितने मतलब गुड्स मंगवाते हैं फिर रिटर्न करते हैं. मुझे याद है आई हैड टू गो ऑन अ वेकेशन, तो मुझे ना बड़ा कम टाइम था, मतलब 10 दिन रह गए थे जाने के लिए और मुझे कुछ कपड़े ऑर्डर करने थे. तो मैंने क्या करा, अब मेरे को था कि अब मैं ऑर्डर करूंगी, वो 4 दिन बाद आएगा, फिर मैं उसको वापस करके साइज चेंज करूं, फिर आएगा, तो एक तब तक तो 10 दिन बीत जाएंगे. तो मैंने क्या करा, वो सेम कपड़े 3 साइजेस के मंगवा लिए, नहीं 2 साइज के मंगवा लिए कि जो मेरे को फिट होगा उसको रख लूंगी, बाकी को रिटर्न करके रिफंड ले लूंगी. ऑप्शन है तो देखो कितना बढ़िया ऑप्शन है ना, हमें ऑफलाइन ही ऑप्शन नहीं मिलता है. सो दैट्स अ वेरी बढ़िया चीज which I find online. E-commerce entity shall only record the consent of a consumer for the purchase of any goods or service offered on this platform where such consent is expressed through explicit and affirmative action, and no such entity shall record such consent automatically. No, not at all. आप भी देखते होंगे आप ऑनलाइन कितने ट्रांजेक्शन्स करते हो, आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू मेक अ पेमेंट, यस, आप आगे वाले पेज, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे.
ठीक है, तो आप यस करते हो, कंफर्म करते हो, आपसे दो बार कंफर्म लिए जाते हैं। पहले तो जब प्लेस ऑर्डर का कंफर्मेशन, फिर पेमेंट का कंफर्मेशन। ऐसा नहीं कि प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो तो सीधा ही पैसा कट गया तुम्हारे अकाउंट से, नॉट लाइक दैट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द गाइडलाइंस ऑफ इवन फॉर ई कॉमर्स एंटिटी, कि आपको कंसेंट रिकॉर्ड करनी, कंसेंट रखनी है कंज्यूमर की, और बिल्कुल भी कंसेंट को ऑटोमेशन में नहीं लाना है। कंसेंट शैल नॉट बी ऑटोमेटेड, कि हाँ भाई इंसान ही पेज पे गया, उसने बास्केट में कुछ गुड्स डाले तो ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। एवरी ई कॉमर्स एंटिटी shall effect all payments toward accepted refund request of the consumer as prescribed by RBI. So all the payments shall be taken effect as per the guidelines of RBI or other competent authority for the time being in force. अच्छा देखिए, अब क्या है ना, आरबीआई द्वारा अगर आपको बोला गया कि आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हो, अभी एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास पेटीएम है, ठीक है, मेरे पास पेमेंट रिसीव भी कर सकती हूँ मैं पेटीएम से, और पे भी कर सकती हूँ, ठीक है, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अभी आप एक बिजनेस एंटिटी नहीं हो, लेकिन आपने एक ऐसा फेक अकाउंट बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं से पिक्चर्स पोस्ट करके अपना पेटीएम दिया हुआ है। लोगों को आजकल पेटीएम और गूगल पे और सारे प्लेटफॉर्म से काफी भरोसा होना भी चाहिए, बट that is the disadvantage, the only disadvantage is कि वो चीजें verify नहीं हो पाती हैं, and that is the only possibility where the scammers or where these fraudulent people take the advantage, right? So हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं कि सारे ई कॉमर्स एंटिटी को मेक श्योर करना चाहिए कि जो पेमेंट है that is as per the guidelines of RBI, right? तो so that वो अपनी legitimacy शो कर सके। अभी सीओडी पे भी भरोसा नहीं है, मैं सीओडी में भी स्कैम हो चुकी हूँ। एक पर्सन, मैंने अगेन कपड़े मंगवाए सीओडी करके एंड पैसे दे दिए। अब जब तक पैसे नहीं देते तब तक वो पार्सल भी नहीं देते, तो मुझे तो सीओडी तो भरोसेमंद ही होगा। जो मंगवाया था ना वो 1000 रुपए का था, और जो आया ना वो 100 रुपए का होगा। इमेजिन, मतलब ठग के ही हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाँ ये चीजें भी हैं। पर चलो अच्छा है भाई, 1000 2-3 हजार का ही ठगे हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कि आप लोग ई कॉमर्स के समय पे बहुत ज्यादा ध्यान से परख के गुड्स ऑर्डर करें, राइट। उसके बाद नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल manipulate the price of the goods and services offered on this platform in such a manner as to give unreasonable profit by imposing on consumer any unjustified price having regard to prevailing market condition, the essential nature of the goods or service, any extraordinary circumstances to which good is offered, any relevant consideration determining whether the price charge is justified। खैर ये चीज तो मैं नहीं देखती ई कॉमर्स एंटिटी की जस्टिफाइड प्राइस रखे, और ई कॉमर्स एंटिटी जिस प्राइस पे गुड्स दे रही है, अब वो प्राइस कितना जस्टिफाइड है कंज्यूमर के लिए या नहीं है, वो उनकी चॉइस होती है। आई डोंट थिंक दे सी मच ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस when it comes to this rule। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर आपकी कोई नेसेसिटी वाली चीजें हैं जो गवर्नमेंट इस प्राइस पे दे रही है और आप उसको एक अनजस्टिफाइड प्राइस पे दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ऑनलाइन कोई चीज बेच रही हूँ, तो प्राइस तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना, ठीक है। अब वो अनजस्टिफाइड लगे, आपको जैसा लगे वो आपकी चॉइस है, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है, लॉ बोल रहा है कि आप मैनिपुलेट मत करिए प्राइस को एज पर द गिवन सर्कमस्टांसेस, डिस्क्रिमिनेट मत करिए कंज्यूमर्स को। जैसे हम बोल रहे हैं मैनिपुलेट मत करिए, डिस्क्रिमिनेट मत करिए। नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल मैनिपुलेट और डिस्क्रिमिनेट कंज्यूमर को डिस्क्रिमिनेट मत करिए। पर आजकल ना थोड़ा सा काफी एक वायरल हो रही है चीज कि जेप्टो पे आपका जो प्राइस एंड्रॉयड यूजर को दिया जाता है, टमाटर 30 रुपए किलो है, आईफोन यूजर को 60 रुपए किलो दिया जा रहा है। मतलब मुझे 30 और 60 याद नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस आता है आजकल, बोल रहे हैं। मैंने देखो पर्सनली वेरीफाई नहीं करा, मेरे पास तो एप्पल है ही नहीं, तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकती एंड्रॉयड और आईफोन को, बट ऐसा आ रहा है सामने, पता नहीं कितना सच है। तो अगर ये सच है तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ई कॉमर्स एंटिटी को, राइट। मतलब सोचो कल को अमेज़न बोले कि ये टी शर्ट 400 रुपए की एंड्रॉयड वाले के लिए, आईफोन वाले के लिए 4000 रुपए, ऐसे कैसे? तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये नहीं पता आईफोन वाले ने बेचारे ने खुद इंस्टॉलमेंट पे फोन खरीदा हुआ है, वो ज्यादा गरीब है एंड्रॉयड वाले से। मतलब कुछ भी आजकल ना ब्रांड्स हैव बिकम शोशा, एंड यू नो नॉर्थ में तो वैसे ही शोशाबाजी बहुत चलती है। हम नॉर्थ वाले, मतलब नॉर्थ इंडिया, मतलब जैसे दिल्ली, मतलब आई स्टे इन दिल्ली सो आई कैन से अबाउट दिल्ली।
There's a lot of शोशाबाजी in North India. South India मतलब साउथ में जाके आप देखो, साउथ इंडिया साइड पे कितना सटल कल्चर है, कितना ही सटल वो है, मतलब कोई शोशा नहीं है, कोई शोशाबाजी नहीं करना, एंड that's how it is. I met a lady like 3 days back. She was at a very reputed designation in one of the insurance companies, and so she was posted in Delhi. She was from I think Karnataka or somewhere like maybe Kerala or Karnataka. I don't remember. अब बोलोगे मैम कुछ रिमेम्बर रहता ही नहीं आपको लोगों से मिलके, नहीं मुझे याद नहीं है, बट आई आस्क्ड हर, मैंने कहा हाउ आर यू फाइंडिंग दिल्ली, कहती वेरी पैथेटिक। मैंने कहा ओके, दैट्स हाउ इट इज मे बी। मैंने कहा बट शी वाज लाइक यू नो पीपल आर वेरी रूड इन दिल्ली, पीपल आर दिस दैट। आप सही में दिल्ली में बहुत रूडनेस है। आप गाड़ी भी चलाओगे ना दिल्ली में, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, मतलब गाड़ी नहीं है, गाड़ी समझ लो गाड़ी है, आगे से गाड़ी आ गई, 2 मिनट तक तो ना इंसान एक दूसरे को घूरता रहेगा कि तू पीछे ले या मैं पीछे लूं, सो लाइक दैट। बट जब वो कोई देखता ना कि लड़की गाड़ी चला रही है, तो वो पीछे 1 किलोमीटर पीछे चला जाता है इंसान। वो कहता है नहीं 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 भाई नहीं, मेरी गाड़ी पे लग जाएगी, सो लाइक दैट, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, मतलब व्हेन माय हस्बैंड इज ड्राइविंग, सामने वाला एकदम आगे से आ जाता है, उसको पता है लड़का है, ये निकाल लेगा साथ साथ। मैं बड़ी बार गाड़ी में लेती हूँ ना, तो कोई सामने से गाड़ी आती है तो मुझे लगता है हाँ भाई आजा, निकाल लूंगी मैं, वो पीछे चला जाता है इंसान, वो इंसान एकदम बैक ले लेता है और अपनी गाड़ी एकदम साइड कर लेता है, हाँ भाई जाओ जाओ। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि प्लीज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं निकाल लूंगी, वाई द अदर पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। एक बार तो मैंने करा ही नहीं पीछे, मैंने कहा कम यही से निकलो, साथ साथ ही मैं ऐसे ही निकालूंगी, आई शो यू द पावर। बट एनीवे छोड़ो, कभी ये बैकफायर भी कर सकता है, लग गई सामने वाले को तो फिर तो हो गया। चलो एनीवे, एक बार मुझे याद है एक और किस्सा। आई वेंट टू अ मॉल एंड मैं पार्क कर रही थी, मॉल नहीं मतलब जस्ट अ मार्केट प्लेस, मैं पार्क कर रही थी गाड़ी, somebody got down from his car and he was like yes yes मैम इधर ले लो, राइट काटो लेफ्ट काटो। मैं नीचे करा, मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा आर यू अ पार्किंग पर्सन हियर, कहता नो। मैंने कहा देन डोंट हेल्प मी। Why do I am confident कि मैं लगा लूंगी भाई, why everybody is trying to help। कोई सामने खड़ा हो इधर, वो अपना बोलने लग जाए, हाँ ऐसे why we can drive, we know। कभी मैंने अपने हस्बैंड को ड्राइव करते हुए देखा कि उसको कोई गाइड कर रहा हो कि सर ऐसे सर वैसे, नहीं कुछ कोई गाइड नहीं कर रहा होता। कोई लड़की गाड़ी लगा रही थी, हाँ हाँ ऐसे कर लो, यहाँ काट लो वहां काट लो, लेफ्ट ले लो राइट ले लो, क्या कर सकते हैं। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स एन ई कॉमर्स एंटिटी। अच्छा लायबिलिटी, अभी हमने कहा ड्यूटी और लायबिलिटी में फर्क होता है या नहीं होता है? यस डेफिनेटली ड्यूटी और लायबिलिटी में फर्क होता है। ड्यूटी और लायबिलिटी में बहुत फर्क होता है। ड्यूटी होता है कर्तव्य कि ये हमें करना है, लायबिलिटी होता है कि तुम्हारे ऊपर अगर ये चीज आ जाती है तो तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुम्हें करना पड़ेगा। सो लायबिलिटी ऑफ मार्केट प्लेस ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स ई कॉमर्स एंटिटी विच प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन technology platform on a digital electronic network to facilitate transaction between buyers and sellers। अभी देखो सपोज कोई ब्रांड है और आपका एक ऐप है, आप उस ब्रांड को अपने ऐप पे ला रहे हो और बायर्स तक पहुंचा रहे हो। जैसे मिंत्रा ही ले लो, वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे इतने सारे ब्रांड्स हैं जिसको मिंत्रा प्रमोट करता है, ठीक है, एंड सेलर एंड बायर्स तक कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो आपकी क्या लायबिलिटी हो सकती है? मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी विच सीक्स टू अवेल द एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट बेसिकली बात करता है कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी जो आईटी लॉ का सेक्शन 79 है ना, वो बात करता है उन एंटिटीज के बारे में जो एक इंटरमीडियरी की तरह है, ठीक है ना। आप उनके ऊपर इतना लायबिलिटी नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो तो एक इंटरमीडियरी है, वो यहाँ से तुम्हें गुड्स खरीद रहा है और यहाँ कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, तो वो इंटरमीडियरी है, सो वो हर चीज के लिए लायबल नहीं हो सकता। तो सेक्शन 79 उनको प्रोटेक्शन देता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स एंटिटी चाहे तो एग्जेम्पशन ले सकता है आईटी लॉ में। अब मिंत्रा कह रहा है भैया हमने क्वालिटी वेरीफाई कर लिया, अब आपके पास आया, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, वो सेलर ने ऐसा बनाया है, राइट। एवरी मार्केटेबल ई कॉमर्स को क्या करना चाहिए? शैल रिक्वायर सेलर्स टू एन अंडरटेकिंग टू एंश्योर कि जो डिस्क्रिप्शन, इमेज या कंटेंट है गुड्स और सर्विस को लेके जो प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। अब मिंत्रा है, ठीक है, मिंत्रा की बात ही ले लो। अब यहां से 2007 से मिंत्रा बना है, आज 2025 हो गया है, मतलब मिंत्रा हैज शोन अ वेरी ट्रेमेंडस एंड
रिमार्केबल ग्रोथ। तो मिंत्रा पे है, मिंत्रा पे ना अभी कोई ब्रांड आया, ठीक है, कोई सेलर आया, सेलर ने अपने गुड्स डाले। अभी मिंत्रा बोल रहा है सेलर को कि सेलर यू बेटर गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी कंप्लेन आई तो हम आपको सेलर की मतलब अपने मार्केट प्लेस से रिमूव कर देंगे। तो सेलर के ऊपर भी कुछ लायबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है कि आपको ये करनी है, और मिंत्रा की खुद की भी ये लायबिलिटी बन जाती है। नहीं तो कि अगर कोई गलत डिस्क्रिप्शन वाला, मतलब मिंत्रा के साइट पे एक प्रोडक्ट आया जिसकी डिस्क्रिप्शन अलग है और एक्चुअल प्रोडक्ट अलग है, तो मिंत्रा की गुडविल खराब होगी ना, यार यहाँ से गुड्स नहीं लेने, चाहे सेलर कोई और है, ये तो मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स एंटिटी की, पर नाम खराब हो जाएगा, हाँ इनके यहाँ ये मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करो तो ऐसा हो जाता है, तो नाम खराब ना हो जाए, इसलिए मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस एंटिटी को मेक श्योर करना चाहिए कि वो अंडरटेकिंग ले सेलर से, उनकी लायबिलिटी है, नहीं तो उनके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। एवरी मार्केट प्लेस जो ई कॉमर्स एंटिटी के मार्केट प्लेस है, उनको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बड़ी क्लियर मैनर में, ताकि उनके ऊपर ये लायबिलिटीज ना आ सके। पहला, डिटेल्स अबाउट द सेलर, कि जो आप गुड्स और सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, इनके एक्चुअल सेलर्स कौन है, उनकी रेटिंग क्या है, उनका कस्टमर केयर नंबर क्या है, उनका ज्योग्राफिक एड्रेस क्या है, उनके फीडबैक्स क्या है। इनफैक्ट आप देखते हो कि Amazon, मिंत्रा और जितने भी जैसे ई कॉमर्स ऐप, ई कॉमर्स एंटिटीज हैं, मार्केट प्लेस है, ये रेटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं कि ये वाला रेटिंग हमारे ऐप पे कस्टमर्स ने ज्यादा अच्छा दिया, टू हेल्प कंज्यूमर्स फर्दर कि आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। टिकट नंबर फॉर ईच कंप्लेन, आप अगर कंप्लेन लॉन्च करते हो ई कॉमर्स एंटिटी पे तो उनका एक टिकट नंबर होता है, दिस इज अ नंबर, राइट। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न एक्सचेंज, देखते हो ना टीएनसी, अभी कुछ लोग क्या है ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो टीएनसी पढ़ते नहीं है कि भैया यहाँ पे तो रिटर्न है ही नहीं, रिफंड होगा ही नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, फिर उनके कस्टमर केयर को परेशान करेंगे, अरे आप हमारा प्रोडक्ट रिटर्न लीजिए, हमें नहीं पसंद, वो तो करते हैं, ये तो करते हैं। अरे आपने जब परचेज करा है तो आप रिटर्न रिफंड पॉलिसी पढ़िए ना। अगर रिटर्न रिफंड वारंटी पॉलिसी नहीं दी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी ने, तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी है। Information on available payment methods is very important to be given by e-commerce entity. All information provided to it by seller, जैसे सेलर ने वारंटी पीरियड, सेलर ने कुछ भी वार्निंग, डेंजरस नेचर कुछ बताया अगर प्रोडक्ट का, उसका यूसेज कैसे करना है, जो भी है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे उसको बताइए। रैंकिंग बताइए गुड्स और सेलर्स की अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ई कॉमर्स एंटिटी अगर आप हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियरली बतानी है, या नहीं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। Every marketplace e-commerce entity shall include terms and conditions generally governing the relationship with the seller on this platform. क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, मार्केटप्लेस बोल देते हैं कि हमारा सेलर के प्रोडक्ट पे कोई वारंटी नहीं दे रहे हम, जो भी सेलर बता रहा है आपको वही टर्म एंड कंडीशन लगेगा। तो जो भी आपका रिलेशन है सेलर के साथ, आपको वो भी एक क्लियर तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पे बता देना है। E-commerce entity shall take all reasonable efforts to maintain a record of relevant information allowing for the identification of seller who have repeatedly offered goods and services that are previously have been removed or access to which previously been disabled under copyright or trademark or IT Act. तो अगर आपके कोई ऐसा सेलर है जिसके ऊपर ऐसा कोई क्लेम लग चुका है ट्रेडमार्क को लेके या कॉपीराइट को लेके, या फिर कोई भी आईटी लॉ के अंडर उसके ऊपर कोई पेनल्टी या क्लेम लग चुका है, तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। या ई कॉमर्स एंटिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द एक्सेस, कि अब हमारा इस सेलर से कोई हम इंडोर्स नहीं करते इसके प्रोडक्ट, जैसे मिंत्रा है, एक ब्रांड को उन्होंने हटा दिया, तो उसके बारे में बताइए कंज्यूमर को कि नाउ वी डोंट एंडोर्स दिस ब्रांड, राइट। तो ये ई कॉमर्स एंटिटी के बारे में बता रहा था कि क्या क्या लायबिलिटीज आपकी हो सकती है। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक क्या होता है मैम? जो हमारे पास, जो इन एंटिटीज के पास पड़ा होता है, ठीक है। ये एंटिटीज हैं कौन? ई कॉमर्स एंटिटीज। तो इनके पास जो भी स्टॉक पड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टॉक दैट इज रिलेटेड टू फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, तो वो माना जाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को लेके क्या ड्यूटीज लायबिलिटीज है? Inventory e-commerce entity means वो e-commerce entity that owns the inventory of goods and services and sells the goods and services directly to the consumer and shall include the single brand retailer, multi-channel single brand retailer भी इसमें आते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक रिटेलर, सिंगल ब्रांड रिटेलर, जो उसी ब्रांड की इन्वेंट्री रखता है और उसको ऑनलाइन बेचता है, ठीक है। एक है मल्टी चैनल, जो मल्टी ब्रांड्स के गुड्स को इन्वेंट्री रखता है और उनको ऑनलाइन बेचता है।
तो उनकी क्या ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज है, ऑलमोस्ट सेम लाइक ई कॉमर्स एंटिटी। आप पढ़िए, एवरी ई कॉमर्स एंटिटी, इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी, देखो आपसे ई कॉमर्स एंटिटी पूछ ले, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी पूछ ले, इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी पूछ ले, बातें पढ़ो जरा क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो उनको क्लियर एक्सेसिबल वे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्या क्या, accurate information related to return, refund, exchange, warranty, guarantee, delivery, shipment, cost of shipment, क्योंकि इन्वेंट्री है तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ रिटर्न, शिपिंग, शिपमेंट कॉस्ट, ये भी बताना है। ऑल मैंडेटरी नोटिस इन्फॉर्मेशन की प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है या ये नहीं है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल मेथड्स, कि हमारे पास ये पेमेंट मेथड्स है और अगर आपने ये नहीं पे करा तो ये फीस चार्ज होगी, सीओडी करोगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कन्वीनियंस फी 20 रुपए लगेगी, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सेलर, टोटल प्राइस को सिंगल फिगर की जगह आपको तोड़ तोड़ के बतानी कि ये प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये शिपमेंट है और ये प्लेटफॉर्म फीस है, जो भी है ये बताना जरूरी है। टिकट नंबर फॉर ईच कंप्लेन लॉज, ड्यूटीज लायबिलिटीज में वही बातें हैं। No e-commerce inventory, no inventory e-commerce entity shall falsely represent itself as a consumer and post reviews about goods and services or misrepresent the quality or the feature. तो आप इन्वेंट्री हो, आप इन्वेंट्री ई-कॉमर्स एंटिटी हो, आपको किसी प्रोडक्ट का गलत और झूठा रिव्यू नहीं डालना है कि कंज्यूमर गुमराह हो जाए, नॉट लाइक दैट। एवरी इन्वेंट्री ई-कॉमर्स एंटिटी शैल इंश्योर कि जो एडवर्टाइजमेंट आप डाल रहे हो गुड्स और सर्विस की वो बिल्कुल एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की हो। नो इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी शैल रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स, अगर वो गुड्स में कोई टेक्निकल डिफेक्ट है या डेफिशिएंट सर्विस है या स्प्यूरियस गुड्स है, तो आप उस केस में भी आप बिल्कुल भी गुड्स को वापस लेने से मना नहीं कर सकते हैं, आपको गुड्स का रिटर्न लेना पड़ेगा। Inventory e-commerce entity explicitly or implicitly vouches for the authenticity of the goods or service sold by it. तो जो इन्वेंट्री ई-कॉमर्स एंटिटी है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो गुड्स वो अपनी इन्वेंट्री में रख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं, वो खुद अपनी तरफ से भी वेरीफाई करें इससे पहले आप वो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाएं, आपको भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी है। डायरेक्ट सेलिंग, तो अभी देखिए ई कॉमर्स में हमने क्या क्या बातें करी। ई कॉमर्स में हमने बात करी अबाउट ई कॉमर्स एंटिटी, फिर हमने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। देखो अभी क्या है ना, ई कॉमर्स एंटिटी वो सारे गुड सर्विस जो बेचते हैं ऑनलाइन वो ई कॉमर्स एंटिटी है। मार्केट प्लेस मतलब प्लेटफॉर्म जो आप दूसरे के गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो। देन इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी मतलब कि जो इन्वेंट्री रख रहा है गुड्स और सर्विस की और आगे कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। क्या ये तीनों चीजें एक एंटिटी कर सकती है? यस, मैं अगर ई कॉमर्स एंटिटी हूं, मैं मार्केट प्लेस भी हूं और मेरी इन्वेंट्री भी है, राइट? तो ड्यूटीज लायबिलिटीज देखो काफी हद तक सेम है। तो अगर एग्जाम में आ जाती है आपको पता होना चाहिए। एज अ ई कॉमर्स एंटिटी बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो उसमें नोडल ऑफिसर भी था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बात करी गई थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करी गई थी, उसमें बात करी गई थी रिड्रेसल मैकेनिज्म की 48 घंटे में, क्योंकि वो एक ई कॉमर्स एंटिटी के बारे में बात हुई थी। देन हमें दो भागों में डिवाइड कर दिया, मार्केट प्लेस जिसकी है, इन्वेंट्री जिसकी है। तो मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री दोनों के ऑलमोस्ट सेम ड्यूटीज लायबिलिटीज है, राइट? अब अगला जो टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट सेलिंग? अच्छा अभी देखो मैं एंटिटी शब्द सुन के बोल रही थी ना, एंटिटी शब्द मैंने सुना। अभी आजकल एक रील में देख रही हूँ उसमें ना एंटिटी बोला जाता है, भूतों को बुलाता है, एंटिटीज होती हैं वो हमारे आसपास होती हैं, ये होती है वो होती है, डराने वाली चीज। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी डराने का मकसद है, बट एंटिटी मैंने कुछ लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग और ये सब, तो एंटिटी उनको मैंने ये बोलते हुए सुना, ठीक है? आप मानोगे नहीं, तो जब मैं वो एक रील देख रही थी ना तो उसमें बोला गया था कि अगर आपके कमरे में कोई चेयर है या सोफा पड़ा है या बैठने की कोई खाली जगह है, रात को सोते समय ना उसके ऊपर कुछ रख दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि रात को कोई एंटिटी आके बैठ जाए उसके ऊपर। अभी तो मैं बेड की जिस साइड सोती हूँ उसके साइड पे एक चेयर पड़ी हुई है, मतलब सोफा में क्या बोलो, एक सोफा चेयर पड़ी है, हाँ महाराजा स्टाइल की। मैंने कहा यहाँ पे कोई बैठ जाए, तो मैंने क्या करा, आई वाज वाचिंग रील और मैंने ये रील देखी कि भाई ऐसे चेयर पे कुछ रखो मत, ठीक है? कुछ रख दो, रात को सोने से पहले ऐसे खाली मत छोड़ो चेयर को, ठीक है? खाली मत छोड़ो। मैंने ऐसा जैसे रील देखा, मैंने कहा, फिर मैंने चेयर को देखा, मैंने कहा सोने से पहले कुछ रख देती हूँ। फिर मैंने क्या करा, मेरे ना साइड पे कुछ बैग्स पड़े थे, शॉपिंग बैग एक आधा पड़ा था जो मैंने खोला नहीं था, उसको ना मैंने रख दिया चेयर पे।
उसी चेयर पे रख दिया, फिर मैं वापस क्विल्ट में बैठ के आई वाज अबाउट टू स्लीप। 1-2 मिनट के बाद क्या होता है, वो सारे जो बैग्स मैंने रखे थे वो सारे नीचे गिर जाते हैं। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं ऐसे हो गई कि ये क्या था। आई वोक अप माई हस्बैंड, मैंने कहा ये बैग नीचे गिर गया चेयर से। कहते गिर गया तो गिर गया, उठा के वापस रख दे। मैंने कहा यार मतलब यू डोंट नो द हिस्ट्री, मैंने अभी कैसा पढ़ा ये वो। एंड ही वाज लाइक सो फ्यूरियस। उसने कहा यार प्लीज स्टॉप दैट इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम रील्स। बैग है, तुमने टेढ़ा रख दिया होगा, गिर गया होगा। सो मैं काफी डर गई थी। फिर मैंने ना उस पे 2 थप्पड़ मार के बैग को रखा, उसके ऊपर अपनी डॉटर के टेडी बियर भी रख दिए। मैंने कहा आप कोई बैठ के दिखाए इसके ऊपर, मतलब सोचो। फिर मैं सो गई। फिर अब से मैं उस चेयर पे सब सामान ही रखती हूँ। और अब मैंने उस चेयर को यहाँ पे रख दिया है, मतलब अपने ऑफिस एरिया में रख दिया है। उसको कमरे से ही हटा दिया मैंने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, रखना ही नहीं है चेयर को। चलो एनीवे, डायरेक्ट सेलिंग पढ़ते। तो एंटिटी शब्द ना मैंने ऐसा बदतमीजी नहीं होती है, एक रील देख लो, फॉरवर्ड कर लो तो वही आता रहता है, वही बदतमीजी आती रहती है तुम्हारे सामने। मैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी। कोई भी टॉपिक, जैसे अगर मैंने सपोज कोई भी टॉपिक देख लिया, उसको शेयर कर दिया सपोज, तो वही चीजें आती रहेंगी, वही चीजें। तो इतनी बातें आने लगी। तो ये शब्द ना मैं कल ही 2-3 दिन से ही ऑफ लेटली सुन रही हूँ। बट एनीवे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे एंटिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स marketing, distribution and sale of goods or provision of service through network of sellers other than permanent retail location। मतलब इनकी permanent retail location नहीं होती है, ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कैसे करते हैं? ये थ्रू नेटवर्क। जैसे एम्बे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा आगे है इसका नाम। और भी 1-2 कंपनीज है, मोदी केयर कंपनी का बहुत ज्यादा नाम है डायरेक्ट सेलिंग में। सो ये क्या करते हैं, इनका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है जहां पे रिटेलिंग कर रहे हैं। दे हैव दीज ऑनलाइन people, sellers who are selling goods without a permanent retail location. They are into the direct selling is related to marketing and distribution of goods and services. राइट अब आप कहेंगे मैम इन्फ्लुएंसर्स उसमें आते हैं, मतलब आई यू लाइक टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर यूजिंग द गुड्स एंड देन गिविंग द रिव्यू एंड स्टफ लाइक दैट? आई वुड से नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में ना डायरेक्ट सेलर्स, इन्फ्लुएंसर्स की जो हम बात करते हैं जो इंस्टाग्राम पे रहते हैं, they have their personal choice. They have account, they are promoting the goods and using the goods and then promoting, that is their choice to increase their followers, and there is a separate mode of income that they're earning via Instagram, right? लेकिन direct selling में क्या है, they're authorized direct sellers who are promoting the goods and services without any physical location, right? In exercise of the powers conferred by Section 1012 said G, read with Section 94 of Consumer Protection Act, Central Government notified the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021। तो 2021 में डायरेक्ट सेलर्स के लिए नए रूल्स आए कोपरा में, जो बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलर्स के क्या राइट्स एंड क्या लायबिलिटीज और क्या ड्यूटीज है। वो इसलिए बताना जरूरी है सो दैट एज अ कंज्यूमर आपके लिए मुश्किल ना हो जाए लोकेट करना कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द गुड्स। मतलब मैंने तो इससे खरीद लिए, पर अब है कौन, मैन्युफैक्चरर कौन है। सो एक लोकेट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट सेलिंग के भी रूल्स निकाले जाएं, क्योंकि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा उभर रहा है और बहुत ज्यादा दिख रहा है। सो एप्लीकेबल का है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। हर मॉडल्स जो डायरेक्ट सेलिंग में हो रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, जो भी एंटिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यस मैम, ई कॉमर्स एंटिटी में भी यही पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी के केस में। सो आप यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी सारे गुड सर्विसेज, सारे एंटिटीज, मार्केट प्लेस जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं वो भी कवर होता है। So direct selling is a very good initiative when it comes to marketing and distribution of goods. Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 shall also apply to direct selling entity which is not established in India but offers goods and services to consumers in India। तो अगर इंडिया में नहीं भी है आप का फिजिकल लोकेशन, बट अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी ये रूल्स लग जाएंगे, क्योंकि आप इंडियन कंज्यूमर्स को सर्व कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, आप एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो, आप डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को प्रमोट करा रहे हो, तो आप
एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो, आपके पास अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, आप एक कंपनी हो, आप एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो जो डायरेक्ट सेलिंग से अपने गुड्स प्रमोट करवा रहा है, ठीक है। तो आपके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में मैन्युअली या इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे गुड्स रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, आपका पैन, जीएसटी, टैन नंबर, गुड सर्विसेज टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट है तो रेलेवेंट रिपोर्ट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ऐसे कौन कौन से डायरेक्ट सेलर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन कौन से डायरेक्ट सेलर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनका पूरा आपके पास डेटा होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करा रहे हैं तो इनकेस इंपोर्टेड गुड्स हैं। लाइसेंस इशूड अंडर एफएसएसएआई, अगर फसाई लाइसेंस मिला है तो वो भी होना चाहिए आपके पास। ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट, आपके आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स में हैं और आपके पास इन सारे अथॉरिटीज का लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सारे एक बेसिक नेसेसरी रिकॉर्ड्स हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या कर रही है, डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू अपने गुड्स को मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट करा रही है, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्यों बोला गया कि इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग, देखो जो फेमस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उनको लोकेट करने का कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी कोई एंटिटी आप हो जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट में ला रही है और यू हैव लॉट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, तो आपके पास ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फिजिकल लोकेशन नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऑब्लिगेशंस क्या है? पहला, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मींस प्रिंसिपल एंटिटी जो गुड्स और सर्विसेज को सेल और ऑफर कर रही है डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू, but does not include any entity which is in pyramid scheme or money circulation scheme। इसके बारे में बात करेंगे अभी आखिरी में, pyramid scheme और money circulation scheme क्या होती है। Every direct selling entity, चाहे वो एक कंपनी है incorporated under Companies Act, चाहे वो एक पार्टनरशिप है incorporated under Partnership Act, चाहे वो एक LLP है incorporated under LLP Act, तो आप कोई भी एंटिटी हो, मतलब कोई भी और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हो जो इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आप मार्केट में लाइए। आपके पास कम से कम एक फिजिकल लोकेशन तो होनी चाहिए एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब यहां देखो कह रहे हैं अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो, डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट में ला रहे हो, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल, सबसे पहले देखो ए नंबर रूल देखो, सबसे पहला कह रहा है या तो आप कंपनी हो, कंपनी बनो रजिस्टर्ड कंपनी, या तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनो, या तो आप रजिस्टर्ड एलएलपी बनो, ठीक है, अंडर देयर रेलेवेंट एक्ट्स, ठीक है। तो पहले तो आपको अपनी एंटिटी ऐसे इनकॉर्पोरेट करनी है। इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा, एक तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि आप एक लॉ की नजर आपके ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी एक फिजिकल लोकेशन तो कम से कम इंडिया में होनी चाहिए, शैल हैव मिनिमम वन फिजिकल लोकेशन एट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखो कंपनी हो तो फिर तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ही, पार्टनरशिप फर्म हो तब भी एक ऑफिस तो होना जरूरी है, रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि हम कोई भी पैरामिड स्कीम नहीं कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा डिक्लेरेशन आप अथॉरिटी को दोगे। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अपडेटेड वेबसाइट, ये सब होनी चाहिए। आपका भी एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, जैसे ई कॉमर्स एंटिटी का हमने पढ़ा, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को बोल रहे हैं कि एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि डायरेक्ट सेलर्स के सारे रूल्स जो है, जो 2021 वाले रूल्स अभी पीछे तुमने सुने हैं, ये सारे प्रॉपर्ली कंप्लाई हो। क्योंकि बहुत घपला हो सकता है इसमें। अगर अगेन आपको नहीं लग रहा कि इन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और ई कॉमर्स एंटिटी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाने का मेजर मकसद क्या है? कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो जाए इन स्कीम्स की वजह से, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो जाए ई कॉमर्स की वजह से। हालांकि ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है इकोनॉमी के लिए, ई कॉमर्स भी और डायरेक्ट सेलिंग भी, पर ये एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर के ट्रस्ट को या कंज्यूमर के राइट्स को या कंज्यूमर को इटसेल्फ खराब ना कर सके, कंज्यूमर को ऐसा ना लगे कि अरे मैं कहां फंस गया। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ही ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं ई कॉमर्स एंटिटी और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर। अगर आप ओन होल्ड या होल्ड करते हैं कोई भी प्रकार का लाइसेंस, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपके आइडेंटिटी को
आइडेंटिफाई करता है, बट शैल नॉट गिव कमीशंस, बोनस और इंसेंटिव ऑन सेल ऑफ गुड्स विच इज नॉट द ओनर, होल्डर और लाइसेंसी। तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, कुछ भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप किसी और के ट्रेडमार्क लेके उसको कमीशन पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपना एक ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क रखना है। सारे आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, पैन, टैन सब ले लेना है। आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन बाय, यू नीड टू वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी, राइट? क्योंकि आप कंपनी हो, आप एक कंपनी हो, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो, तो आपको अपने एक कंपनी सेक्रेटरी से सारी चीजों को वेरीफाई करा लेना है। नीड टू टेक द प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलर। अब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कर क्या रही है? डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू अपने अपने जो गुड्स है मार्केट में ला रही है। सो डायरेक्ट सेलर्स के साथ आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, डायरेक्ट सेलर की डिटेल्स है, वो सारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। यू नीड टू क्रिएट एडिक्वेट सेफगार्ड टू एंश्योर कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू मार्केट में भिजवा रहे हो, दैट शुड कंफर्म विद ऑल द स्टैंडर्ड्स। बी लायबल फॉर ऑल द ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जो भी ग्रीवेंसेस सेल ऑफ गुड्स से के रिस्पेक्ट में आते हैं वो आपके ऊपर भी लगेंगे। अभी एमवे है, ठीक है, एमवे डायरेक्ट सेलिंग करा रहा है और किसी वेबसाइट के साथ टाई अप करा हुआ है, तो वो वेबसाइट जो उनकी या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उनका डायरेक्ट सेलर है, उसके बारे में एमवे की वेबसाइट पे होना चाहिए। उसके बारे में एमवे के रजिस्टर्ड ऑफिस में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। एमवे कह रहा है कि हम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी करा रहे हैं और हमारा ये इंसान जो है वो डायरेक्ट सेलर है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, I have a very important message to do. Please wait. चलिए, एवरी डायरेक्ट सेलिंग, अभी आपको ये भी लग रहा है कि देखो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का कोई खास फिजिकल लोकेशन तो है नहीं, एक है, मिनिमम एक है, और शायद क्या पता पूरे देश में एक ही हो, है ना, क्या पता। तो कह रहे हैं कि आपको ना प्रोमिनेंटली अपने वेबसाइट पे क्लियरली एक्सेसिबल करनी है सारी इंफॉर्मेशन। क्या क्या? रजिस्टर्ड नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टिकट नंबर फॉर एनी कंप्लेंट लॉज, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज पॉलिसी, पेमेंट मेथड्स, टोटल प्राइस ऑफ एनी गुड्स, उसमें जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये गुड्स है, ये इतना जीएसटी है, इतना ये है, इतना प्लेटफॉर्म चार्ज, जो भी चार्जेस है उनको प्रॉपर्ली आपको बताना है, हैंडलिंग चार्जेस, पोस्टेज, व्हाटएवर, ये आपको क्लियरली बताने हैं। अभी देखो ये सुन रहे हो, पहले भी ई कॉमर्स एंटिटी का सुना, सेम सेम लग रहा है, स्मार्ट लर्निंग, राइट? वहां पे था आपका ई कॉमर्स एंटिटी रूल्स 2020, यहाँ पे है आपके डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपको एट अ प्री परचेज स्टेज ही, अपने बायर्स को आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट परचेजर, सेलर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट कब तक हो जाएगी, रिफंड पॉलिसी क्या है, वारंटी, एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, कोई दुकान तो है नहीं, कोई फिजिकल लोकेशन है नहीं, आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मार्केट में आए हो, फेयर इनफ, गुड इनफ, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो, तो कंज्यूमर को ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में जानी चाहिए, ठीक है? उससे क्या होगा, कंज्यूमर का भरोसा नहीं टूटेगा, कंज्यूमर इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग जैसी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि फिर भी डायरेक्ट सेलिंग को इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस अभी इतनी नहीं मिली है, काफी मिल चुकी है, इतनी नहीं मिली है, लेकिन इन चीजों को और कैसे इंप्रोवाइज करा जा सकता है, इज विद फॉलोइंग दीज रूल्स बाय लॉ। नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये तो ऐसी चीज है, हमेशा याद रखना, ई कॉमर्स पूछ ले या ये पूछ ले, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस याद होनी चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के शैल कंप्लाई विद डिक्लेरेशन टू बी मेड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हमारे कोर्स में भी हम करेंगे इसके बारे में। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने ना एक एडवर्टाइजमेंट पे केस करा था, 5 स्टार की एड थी, बहुत बात करेंगे हम जब ये एक्ट के बारे में बात करेंगे। सो डिक्लेरेशंस और ये एडवर्टाइजमेंट में काफी इनका हाथ होता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को फॉलो करेंगे, कंप्लाई करेंगे। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल स्टोर सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ एनी कंज्यूमर जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, और कभी भी ऐसा नहीं करना डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कि वो कंज्यूमर का डेटा सेल करे या उसको डिस्क्लोज करे, नॉट लाइक दैट। Every direct selling entity shall, having regard to the number of grievances ordinarily received, अब यहाँ पे पढ़ो क्या बात लिखी है, establish adequate grievance redressal mechanism, वही सेम बात जो एंटिटी में, ई कॉमर्स एंटिटी में थी, appoint one or more grievance redressal officer for redressal of consumers complaint and display the
updated name, contact details of that officer on the website and shall be prominently printed on the any information sheet of the company. तो आपको भी यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स एंटिटी का था, यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि यहाँ पे भी एक ऑफिसर होना चाहिए जो ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल करे कंज्यूमर का। ई कॉमर्स एंटिटी में कितने घंटे का था? 48 घंटे। यहाँ कितने घंटे हैं? 48 वर्किंग आवर्स। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म बिना किसी डिले के कुछ 48 घंटे में कंज्यूमर की जो कंप्लेन है उसको रिड्रेस कर दिया जाए। डायरेक्ट एंटिटी को नोडल ऑफिसर रखना है, वही जैसे ई कॉमर्स एंटिटी में था बिल्कुल वैसे ही आपको नोडल ऑफिसर रखना है जो मेक श्योर करे कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके लॉ है हमारे देश में वो फॉलो हो। Direct selling entity shall establish a mechanism for filing complaint by consumer through their office, branch, direct seller, or either by post or through any आजकल पोस्ट के आजकल तो मेल, वेबसाइट हर जगह ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं डायरेक्ट सेलर के। आप डायरेक्ट सेलर के थ्रू बिकवा रहे हो गुड्स और डायरेक्ट सेलर के सारे रिकॉर्ड्स डिटेल में अपने पास रखोगे। अभी देखो कितने 11वें रूल पे पहुंच गए हैं। इतने रूल्स नहीं लिखने हैं आपको, जितने याद आएंगे एग्जाम में उतने आपको लिखने हैं। आप इतने सारे पढ़ रहे हो, इसमें से 6-8 तो याद रहेंगे ही ना आपको। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलर कौन होता है वो समझ में आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या करना चाहिए ताकि कंज्यूमर ना ठगा जाए कल को, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विद रिगार्ड टू एनी डायरेक्ट सेलर। इसी के 2-3 पॉइंट्स बन गए कि डायरेक्ट सेलर की सारी इंफॉर्मेशन दो जैसे कंज्यूमर परचेज कर रहा है आपके गुड्स। एडवर्टाइजमेंट जो आप कर रहे हो उसमें बिल्कुल एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुड्स के। ऐसा नहीं कि आपके जो गुड्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है और जो एक्चुअल गुड्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं कंज्यूमर को वो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को बिल्कुल भी फॉल्सली रिप्रेजेंट नहीं करना अपने आप को कंज्यूमर, और रिव्यूज नहीं देने। वही अपना प्रोडक्ट के खुद ही रिव्यूज डाल रहे हो कंज्यूमर को करने के लिए। अब मैम ये तो हो सकता है ना कि अपने रिश्तेदारों से डलवा रहे हो, वो तो सब कुछ सकता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि आप कोई भी गलत तरीका यूज ना करें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। Every direct selling entity shall bear the liability in any action related to authenticity of goods or service. आपके ऊपर केस आ गया कि आपके जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग करा रही है, आपकी एक क्रीम बनाते हो आप और स्क्रीन में लिखा है कि नाइसिनामाइड है लेकिन नहीं है, या नाइसिनामाइड जितना क्लेम करा जा रहा है उतना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में जितना क्लेम कर रहे हैं उतना नहीं है, ठीक है। नाइसिनामाइड मैं भी आजकल स्किन केयर कर रही हूँ तो मैंने इस शब्द सुना है, नाइसिनामाइड इज फॉर इंप्रूविंग योर स्किन टेक्सचर व्हेन इट कम्स टू एक्ने। मैं बचपन से सुन रही थी कि एक्ने ना चली जाती है जब आप 20 इयर्स के हो जाते हो। मैं 20 से 30 से भी ऊपर आ गई हूँ लेकिन मेरी एक्ने खत्म नहीं हो रही, मतलब मेरा बचपन ही नहीं खत्म हो रहा अभी तक। तो एनीवे नाइसिनामाइड, राइट, तो बोला जा रहा है तो ये लायबिलिटी बिल्कुल एंटिटी उठाएगी अगर उसने कुछ गलत झूठा क्लेम किया। तो आप डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हो, आपकी कोई फिजिकल लोकेशन खास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर क्लेम्स नहीं आ सकते। आपके ऊपर सारा मॉनिटर करनी पड़ेंगी प्रैक्टिसेस जो भी डायरेक्ट सेलर्स कर रहे हैं, एंड मेक श्योर दैट दे कंप्लाई विद द डायरेक्ट सेलर रूल्स 2021। यू शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर। कितनी बार बताओगे मैम? जितनी बार लिखा है उतनी बार बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की इन्फॉर्मेशन उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन सारी वेबसाइट पे बतानी चाहिए। Entity shall become a partner in convergence process of the National Consumer Helpline. Same to e-commerce entity, smart learning. Please make sure that you write one of the rights and duties and liabilities of e-commerce entity लिख लो या direct selling entity की लिख लो, दोनों की almost same है, एक को तो लिख के जरूर कर लेना, तो दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे तुम्हारे। Then we have application of direct seller. अब ये कौन है? Who is he? ये मैं बोलना नहीं समझ में आया। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ये कंपनी है या पार्टनरशिप है या एलएलपी है, इनके ना अनेक डायरेक्ट सेलर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे गुड्स को मार्केट में बेचते हैं। तो डायरेक्ट सेलर्स हैं, बड़े सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं। अभी तुमने इस एंटिटी की तो ड्यूटीज लायबिलिटीज के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट सेलर्स की ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट सेलर्स मींस अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थ्रू अ लीगली एनफोर्सेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, कि मेरे गुड्स आप बेचोगे, मार्केट में लाओगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंज्यूमर को और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एंटिटी का इन सेलर्स के साथ क्या है, ये जो सेलर्स इतने सारे इनके साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट सेलर
खैर ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आज की डेट में ज्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है। एवरी डायरेक्ट सेलर शैल हैव रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ये बात तो सही है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो आप डायरेक्ट सेलर बनोगे ही नहीं ना। शैल the intimation of the sale representation truthfully and clearly identify himself, disclose the identity of the direct selling entity। अभी मैं कंपनी की डायरेक्ट सेलर हूं, तो मुझे एज अ डायरेक्ट सेलर मेरी ऑब्लिगेशन बनती है पहले तो कि मैं एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करूं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के साथ, बिना कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट सेलर ना बनूं। दूसरा कि मैं उनके जो गुड्स हैं उनको क्लियरली ट्रूथफुली डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में डिस्क्लोज करूं कंज्यूमर्स को, जो गुड्स है उनकी एकदम प्रोवाइड करूं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अभी देखो ये भी हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने मुझे बोला यही कि इस क्रीम में नाइसिनामाइड 1% है और मैं लोगों को बोल रही हूँ 2% है, स्किन और अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। एग्जाम्पल प्लीज, मेरे को ना नाइसिनामाइड पे जज मत करना, मुझे नहीं पता कितना परसेंट अच्छा होता है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। तो अगर एज अ डायरेक्ट सेलर मैं ज्यादा क्लेम करूँ तो गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। पेमेंट रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी बिल्कुल क्लियरली बतानी है। प्रोवाइड एन ऑर्डर फॉर्म टू कंज्यूमर टू प्रायर टू द टाइम ऑफ इनिशियल सेल, आप बता दीजिए। एज अ डायरेक्ट सेलर आपकी ड्यूटी है गुड्स बेचने के पीछे मत ध्यान दीजिए, आपकी ऑब्लिगेशन है कि गुड्स को लेके आप करेक्ट चीजें बताइए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कौन है, इनके सेलर कौन है, उनका नाम एड्रेस, अपने अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट भी है वहां पे क्लियरली डिस्क्लोज करिए। रिफंड रिड्रेसल मैकेनिज्म ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली बताना होगा। अब मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी तुम्हारी है सपोज, और मैं कंज्यूमर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी झूठ झूठ बोलूँ कि प्रोडक्ट बिक जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। पैन नंबर ले लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक्चुअल प्रोडक्ट देना चाहिए बायर को, कोई भी ऐसा नहीं कि आप फेक प्रोडक्ट दे रहे हैं। टेक एप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर कि सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर की वो प्रिजर्व रहे और आप उसको बांटे नहीं। एक आपने ध्यान दिया होगा चीज को, आजकल जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो एक डिस्क्लेमर आता है नीचे, नोट आता है नीचे कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास प्रिजर्व है अंडर दिस लॉ एंड डोंट वरी अबाउट इट। डायरेक्ट सेलर शैल नॉट विजिट कंज्यूमर प्रिसाइसेस विदाउट आईडी कार्ड। लिटरेचर टू अ प्रोस्पेक्ट व्हिच कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, कुछ भी ऐसा डायरेक्ट सेलर को नहीं करना है जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने अप्रूव नहीं करा। जैसे ये पानी की बोतल है, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने मेरे को अपॉइंट करा एज अ डायरेक्ट सेलर इसको बेचने के लिए, और मैंने क्या करा, इसका ना पैटर्न चेंज कर दिया, इस पे स्कीम लगा दी और कंज्यूमर के घर घर जाके मैं इसको बेच रही हूँ। तो दैट्स रॉन्ग। जो मुझे अलाउ नहीं करा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। रिक्वायर प्रोस्पेक्ट टू परचेज एनी लिटरेचर और सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको वैसे ही बताइए जैसे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने करा है। इन पर्सन ऑफ अ सेल मेक एनी क्लेम दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द क्लेम। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने तो कोई वारंटी नहीं दी इस बॉटल पे, पर मैं दे रही हूँ, नो नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ई कॉमर्स रूल्स इनफैक्ट 2020 और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 फॉलो करने हैं। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो है, मतलब यहाँ कोई नहीं बैठा प्लीज, मतलब एक एंटिटी है जिसने मुझे डायरेक्ट सेलर बनाया है। कैसे से शब्द यूज कर रही हूँ मैं, एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्ट सेलिंग से बिजनेस करती है और मैं उनकी डायरेक्ट सेलर हूं, तो मेरी और उस ऑर्गेनाइजेशन दोनों की क्या ड्यूटीज होगी जरा पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 ऑफ कोपरा रिलेटिंग टू प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो अभी आप पढ़कर आए थे पीछे कि प्रोडक्ट के ऊपर भी लायबिलिटी होती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुंच जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी बनती है, ये हमने पढ़ा था कोपरा में। वही यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर को भी बोला जा रहा है। It shall be the duties of direct selling entity and direct seller as may be applicable, namely, पहली duty, every direct selling entity and direct seller shall ensure that terms of the offer are clear, consumer to know the exact nature of the goods, representation used in direct selling shall not contain any product description which is likely to mislead the consumer। झूठी इंफॉर्मेशन मत दीजिए, आपकी ड्यूटी है एज ए डायरेक्ट सेलर भी आपकी ड्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की भी ड्यूटी है कि आप अपने डायरेक्ट सेलर्स को कुछ भी ऐसा ना करें, बोलें करने के लिए जो कंज्यूमर के लिए गलत हो। एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स, इलस्ट्रेशन, एलिमेंट्स फॉर एनी वेरीफिएबल फैक्ट्स आर, मतलब आपके जो फैक्ट्स जो आप बता रहे हो बिल्कुल वेरीफिएबल होने चाहिए। वही नाइसिनामाइड 2% है, अगर कल को कोई चेक करे तो उसमें 2% निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठे पड़ गए। मिसलीडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें, कंज्यूमर को कुछ भी गलत रिप्रेजेंट ना करें, प्रमोशन ना करें किसी लिटरेचर, किसी भी प्रकार के ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस, जो भी ऐसी चीजें ना लाएं मार्केट में जो आपके कंज्यूमर को गलत इंफॉर्मेशन दे।
कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट मेल ऐसा ऐसा चीज ना भेजें जो डायरेक्ट सेलर के नंबर को या डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पर्सनल नंबर को जाए। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए एंटिटी और सेलर दोनों को। कोई भी प्रकार की वारंटी गारंटी ऐसी ना दें जो आप ना फुलफिल कर सकें। 2 साल की वारंटी है, 2 साल क्या 2 दिन की वारंटी नहीं दे रहे हो तो गलत है। शैल बी इजिली अवेलेबल टू कंज्यूमर, गारंटी वारंटी तभी थी जब वो इजिली अवेलेबल है कंज्यूमर के पास। रेमेडियल एक्शन दें कंज्यूमर को, कौन? डायरेक्ट सेलिंग सेलर भी और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी भी। आफ्टर सेल सर्विस अगर आपने ऑफर करी है, अच्छा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ दे जो टेस्टिमोनियल या एंडोर्समेंट हो, अनलेस इट इज जेन्युइन। जैसे आपने किसी एक्टर को खड़ा कर दिया, वो टेस्टिमोनियल दे रहा है कि ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, ठीक है सही बात है दे दीजिए, लेकिन जब तक वो वैलिड ना हो तब तक ऐसा कोई भी टेस्टिमोनियल ना दीजिए कंज्यूमर को। आफ्टर सेल सर्विस अगर ऑफर कर रहे हैं तो उस सर्विस को बिल्कुल जस्टिफिएबल रखिए और वैलिड रखिए। ये नहीं कि बोल तो दिया पर जब कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर उसके बाद तुम भूल गए। क्या होता है आफ्टर सेल सर्विस? सैंपल वही दीजिए जो सूटेबल पैकेजिंग वाले हैं, और सैंपल शुड बी सेम एज द मेन प्रोडक्ट। सैंपल का तो बहुत अच्छा टेक्सचर है लेकिन जो मेन प्रोडक्ट आया वो खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड, देखो कितने सारे हैं, एबीसीडी के एस तक पहुंच गए, ये एस तक भी नहीं, ये देखो वी तक पहुंचा पड़ा है, ये 5 नहीं लिखा, ये वी है, यू वी एबीसीडी वाला वी, यहां तक पहुंच गई ये ड्यूटीज। देख रहे हो, तुम्हें तो इतनी नहीं लिखनी ना, तुम्हें जितनी याद रहेंगी उतनी लिखनी है एज पर द गिवन मार्क्स, एज पर द मार्क्स जो तुमसे पूछा गया है। ऑर्डर शैल बी फुलफिल्ड विद इन द डिलीवरी डेट, बड़ी बेसिक बातें हैं। मतलब अगर मैं डायरेक्ट सेलर हूं या कोई डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है तो ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं ना। कैंसिलेशन तभी लेंगे जब रिक्वेस्ट करी जाएगी कंज्यूमर द्वारा। कंज्यूमर को आपको बताना पड़ेगा अगर कोई डिले हो गया प्रोडक्ट गिवन में। रिटर्न की कंडीशन बतानी पड़ेगी। पेमेंट कैसे दी जा रही है, कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इंस्टॉलमेंट या क्रेडिट टर्म्स है तो वो कैसे होगा वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉस्ट या इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। तो बड़ी बेसिक बातें जो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। प्राइस क्लियरली स्टेट, प्राइस शैल बी मेंटेन फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आप बोले कि ये बाय वन गेट वन है तो इतने समय तक है, ये क्लियरली बताइए कंज्यूमर को। इनकन्वीनियंस ना हो सके, कुछ भी ऐसा काम ना करिए, और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सारे रूल्स को फॉलो करिए। आप एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, अब आप कहोगे मैम इतने रूल्स डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर तो आप बाकी एंटिटीज के ऊपर नहीं होते? अरे पूरा कोपरा जो है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और ई कॉमर्स एंटिटी के ऊपर इतने रूल्स इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट्स है, मतलब नॉट एज न्यू एज 1 साल पहले वाले नहीं, काफी मतलब हो गया इनको समय, पर कंज्यूमर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन डायरेक्ट सेलिंग एंड ई कॉमर्स लेवल। तो इसलिए इनके ऊपर इतने सारे ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नॉट, कुछ भी ऐसा ना करे, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना करें, कुछ भी ऐसा परमिट ना करें जो मिसलीड कर सके कंज्यूमर को, मिस सेलिंग प्रोडक्ट्स को ना बेचें या सर्विसेज ना दें, कुछ भी ऐसा परमिट ना करें जो फ्रॉड, कोर्सिव या अनकॉन्शियसबल या अनलॉफुल नेचर का है, ठीक है। कुछ भी स्प्यूरियस गुड्स, स्प्यूरियस मतलब जो ऐसे गुड्स बहुत डिफेक्टिव है जो ठीक करे जा ही नहीं सकते, स्प्यूरियस गुड्स, उनको प्लीज कंज्यूमर से वापस ले लें, उनके रिटर्न में कलेश ना करें, वापस रिटर्न ले लीजिए। एंट्री फीस, सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होनी चाहिए, तुम एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट सेलर द्वारा। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट क्लॉज। यहाँ कह रहे हैं shall not induce consumer to make purchase on the basis of any recovery of price, या हम प्राइस रिड्यूस कर देंगे या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइस को, ऐसा ना करें, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ pyramid स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, चलो अभी यहां तक तो तुमको समझ में आया ना अच्छे से। डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कौन सी होती है? एमवे, मोदी केयर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है और बहुत सालों से कर रही है। एंड डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो बच जाती है कंपनीज की, एंड वो कॉस्ट का बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं आता। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अपॉइंट्स डायरेक्ट सेलर्स, जो सेलर्स हैं, अभी देखो मेरी एंटिटी है, मेरी कंपनी है, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट सेलर्स को अपॉइंट करूंगी ना, मैं सेलर्स को अपॉइंट करूंगी ना, कुछ तो तरीका है ना प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने का। तो सेलर्स को भी क्या बोला जा रहा है? डायरेक्ट सेलर्स। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर्स दोनों के लिए कुछ रूल्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बात करी गई है, और बोला गया है तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है, तुम्हारी लायबिलिटीज है और कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं करनी है,
ठीक है, तो इन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। वैसे ही कुछ ई कॉमर्स एंटिटीज के लिए भी है जो हमने बात करी है। सो प्लीज डू द स्मार्ट लर्निंग, राइट देम वंस, किसी एक चीज को जरूर लिखिए। मेरे एडवाइस में आप डायरेक्ट सेलिंग को लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को लिखेंगे ई कॉमर्स अपने आप हो जाएगा। और ई कॉमर्स फिर भी आप लिख लेंगे डायरेक्ट सेलिंग के, और ई कॉमर्स में अगर मुझे कुछ चूज करना है एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए, तो आई विल चूज डायरेक्ट सेलिंग। प्रोहिबिशन ऑफ pyramid स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, इसके बारे में तुमने अभी सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि हम बिल्कुल भी pyramid स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में नहीं है। ये स्कीम कैसे होती है कि एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, फिर वो आगे इससे सब्सक्राइब करता है, फिर इसको पैसे मिलेंगे, फिर आगे इसको सब्सक्राइब कराता है, फिर इसको पैसे मिलेंगे, लाइक दैट। थोड़ा pyramid फॉर्म बोलते हैं इसको। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड सेलर शैल नॉट प्रमोट अ pyramid स्कीम, ठीक है, फॉर एनी पार्टिसिपेशन ऑफ एनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, या मनी सर्कुलेशन स्कीम ना करी जाए डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। अभी ये चीजें हैं क्या? मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स अ स्कीम जो डिफाइन करी गई है प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 में। pyramid स्कीम का मतलब होता है मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम formed by subscribers and enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment or action or performance of an additional subscriber to the scheme, in which the subscribers enrolling further subscribers occupy a higher position and the enrolled subscriber at a lower position, resulting in a multi-layered network of subscribers. ये इंसान है, ये सब्सक्राइब करा रहे हैं, फिर ये एक इंसान है, मतलब वैसे तो ये समझो नीचे से शुरू हो रहा है। ये एक इंसान है, सब्सक्राइब करा रहा है अपने हायर वाले को, फिर इसने हायर वाले को कराया, बेनिफिट इसको मिलेगा, इसको नहीं। फिर इसने एक सब्सक्राइबर क्रिएट करवाए तो इसको बेनिफिट मिलेगा। तो दिस वे इट बिकम्स लाइक अ pyramid स्कीम, और बोला जाता है कि इससे मनी सर्कुलेशन स्कीम इनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे पैसे के अवैध चीजों को भी सर्कुलेट करा जा सकता है और ये चीजें आगे ना बढ़ी जाएं। तो मनी सर्कुलेशन विच रिजल्ट्स इन अ pyramid स्कीम आल्सो, इनको बिल्कुल बैन करा गया है। देयर इज अ बैनिंग एक्ट इन 1978 आल्सो, मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट। तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आप करा रहे हो प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विस की, लेकिन आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इससे कोई मनी सर्कुलेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं करवा रहे हो आप, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन देना होता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को, ठीक है। तो these schemes are prohibited and these schemes shall not be followed by direct selling entities, right? So यहाँ पे हमारा कोपरा बिल्कुल खत्म हो जाता है and we are at the end of the Consumer Protection Act and I would request all of you to better do it. सारी PDF PPT सब आपको मिल गई हैं, you better do it better proper ना पड़ेगा, फिर बाद में बोलोगे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या क्या याद करें, हम बेचारे बच्चे। तो ये सब चीजें ना हो तो प्लीज टाइमली इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सो आई सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। टिल प्लीज any doubt you can reach back to me. You have all the links of the world in the description box. You can subscribe to them and take the benefit of all the notes that I'm teaching. You can take the access of these notes. नहीं मिलते हैं notes में Telegram या कहीं पे, तो you can simply WhatsApp me. I'll send you the notes, right? See you in the next class, students. Thank you so much.